हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था, बीएससी सेकेंड ईयर का जो बॉटनी का सिलेबस आपको बताया गया था फर्स्ट पेपर का, उसकी फर्स्ट यूनिट में कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आपको पढ़ने हैं। बेंथम हुकर का सिस्टम पढ़ना है आपको, एंग्लर ब्रांटल का पढ़ना है, हचिंसन का पढ़ना है, और सेकेंड यूनिट में आपको बहुत सारी डाइकॉट और मोनोकॉट फैमिलीज़ का डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। इन दोनों टॉपिक्स में एक चीज़ कॉमन है कि पूरी फैमिलीज़ का डिस्क्रिप्शन टेक्सोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड है। एक ख़ास तरह की शब्दावली है जिसका इस्तेमाल टेक्सोनॉमी स्टडीज़ में किया जाता है। पूरा डिस्क्रिप्शन फैमिलीज़ का उसी पर आधारित होता है, और क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी उन टर्मिनोलॉजी का, उस शब्दावली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है कि उनको ये शब्दावली अगर पहले से नहीं समझ आती है, पहले उन्होंने कभी नहीं ध्यान दिया है, तो ना तो उनको फैमिली समझ आती हैं और ना क्लासिफिकेशन सिस्टम आसानी से वो तैयार कर पाते हैं। तो सही तरीका है कि आप फैमिलीज़ को शुरू करने से पहले और क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को पढ़ने से पहले टेक्सोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी, इसको समझने की कोशिश करिए। एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज हम इसको ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे, और आगे कुछ वीडियोस में आप इनको सेपरेट, दोनों तरह के जो कैरेक्टर्स यहाँ पर लिखे हैं, इनको सेपरेट अलग अलग वीडियो में थोड़ा ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आप जब भी कोई फैमिली पढ़ते हैं, अगर आपने ध्यान दिया है, तो उस फैमिली का डिस्क्रिप्शन दो पार्ट में होता है। एक पार्ट कहलाता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, जिसमें उस फैमिली के मेंबर्स की हैबिट, हैबिटेट, रूट, स्टेम और लीफ का डिस्क्रिप्शन होता है, जड़, तना, पत्ती और प्रकृति व आवास का। और दूसरे पार्ट में फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि पुष्पीय लक्षण, जिसमें उसका इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम, गाइनोशियम, यानी कि पुष्पक्रम, पुष्प, वाहेदल, दलपुंज, उमंग, जायांग, इनका डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये जो दो पार्ट में कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया जाता है, आप उसको अगर ध्यान दें तो वो डिस्क्रिप्शन जो है वो कुछ टर्म्स के आधार पर होता है, कुछ शब्दों के आधार पर होता है। उन्हीं शब्दों को टेक्सोनॉमिकल टर्म्स कहते हैं या टेक्सोनॉमिकल शब्दावली कहते हैं। तो ये टेक्सोनॉमिकल टर्म्स को समझना आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन भी आपको तभी समझ आएगा जब आपने ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, और क्लासिफिकेशन सिस्टम्स भी आपको तभी समझ आएंगे। तो आज हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। दो पार्ट में ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को जब डिस्क्राइब करते हैं तब कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, और जब फ्लोरल कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं तब कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर में, जैसा अभी आपसे कहा, प्लांट बॉडी की हैबिट, हैबिटेट, रूट, स्टेम, लीफ, इनका डिस्क्रिप्शन होता है। तो अगर आप हैबिट देखें किसी प्लांट की, तो उसकी हैबिट लाइफ साइकिल के बेस पर या तो वो प्लांट एनुअल होगा, जिसको हिंदी में एक वर्षीय कहते हैं, बाइनियल होगा, या फिर पेरिनियल होगा। एनुअल, जिसको आप एक वर्षीय कहते हैं, इसका मतलब यह है कि प्लांट बॉडी जो है वो अपना लाइफ साइकिल, अपना जीवन चक्र एक वर्ष के अंदर पूरा कर लेती है, चाहे 2 महीने में पूरा करे या 6 महीने में। और वो एक ख़ास सीज़न में अगर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है तब भी उसको एनुअल कहेंगे, भले ही उसका लाइफ साइकिल 1 से 1.5 या 2 महीने का हो। तो जो पौधे अपना जीवन चक्र 1 साल के अंदर पूरा करते हैं उनको एनुअल प्लांट्स या एक वर्षीय पौधे कहते हैं। जिनका जीवन चक्र 1 साल से ज़्यादा चलता है लेकिन 2 साल के अंदर पूरा होता है, यानी कि जिनका लाइफ साइकिल मोर देन 1 ईयर तक होता है लेकिन विद इन 2 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उनको बाइनियल या द्विवर्षीय पौधे कहते हैं। और जिनका जीवन चक्र 2 साल से ज़्यादा चलता है, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, उनको बहुवर्षीय पौधे या पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं। तो लाइफ साइकिल के बेस पर जो पौधे हैं एनुअल हो सकते हैं, बाइनियल हो सकते हैं, या पेरिनियल हो सकते हैं। इसके बाद हैबिटेट देखें आप, पौधों की जो अपनी प्लांट बॉडी का जो नेचर है उसके बेस पर या तो कोई पौधे हर्ब होंगे, श्रब होंगे, या ट्रीज होंगे। हर्ब, जिनको आप हिंदी में शाकीय पौधे कहते हैं, शाकीय पौधे वो कहलाते हैं जिनकी प्लांट बॉडी ग्रीन और सॉफ्ट होती है और उनका लाइफ साइकिल भी शॉर्ट होता है, यानी कि वो सीजनल या एनुअल प्लांट होते हैं, और उनका शरीर कोमल और हरा होता है, छोटे आकार का होता है। उन्हें हर्ब्स या शाकीय पौधे कहते हैं। जिनका जीवन चक्र जो है वो 1 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा हो सकता हो, बाइनियल या पेरिनियल हो, लेकिन प्लांट बॉडी जो है वो हर्बेशियस प्लांट से थोड़ा ज़्यादा मजबूत होगी,
हो सकता है सेमी वुडी या वुडी हो, और उनके अंदर ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होंगी राइट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो ऐसे पौधे श्रब्स कहलाते हैं, जिनको हिंदी में आमतौर पर आप झाड़ी नुमा पौधे कहते हैं। ट्रीज सबसे विकसित तरह के पौधे होते हैं जिनका एक तो जीवन चक्र बहुवर्षीय होता है, यानी कि उनका लाइफ साइकिल पेरिनियल होता है। स्टेम उनका वुडी होता है, तना उनका लकड़ी वाला होता है क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और बहुत मजबूत और बड़े आकार के पौधे होते हैं, ये ट्रीज कहलाएंगे। तो अपनी हैबिटेट के बेस पर पौधे हर्ब्स हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं, या ट्रीज हो सकते हैं। इसके बाद प्लांट बॉडी के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात होगी। जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उसमें पहला पार्ट आएगा रूट। अब रूट मेनली दो तरह की होंगी। अगर सीड में पाए जाने वाले एम्ब्रियो के रेडिकल वाले पार्ट से रूट डेवलप हुई हैं तो उनको टैप रूट्स या प्राथमिक जड़ें कहते हैं। और अगर प्लांट बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से रूट्स का डेवलपमेंट हुआ है, जो रेडिकल वाला पार्ट है एम्ब्रियो का, वहाँ से रूट्स डेवलप नहीं हुई हैं, किसी और हिस्से से, स्टेम से, ब्रांचेस से या लीफ से डेवलप हुई हैं, तो उनको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, जिनको हिंदी में अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। आपने पीपल और बरगद में देखा है कि उनकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं, वो एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ब्रायोफाइलम नाम का एक पौधा होता है, उसकी पत्तियों के किनारे से जड़ें निकलती हैं, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। इसके अलावा रूट्स ब्रांच्ड होती हैं अधिकतर, और ज़्यादातर नॉन ग्रीन यानी कि रंगहीन होती हैं। इसके बाद अगला पार्ट है स्टेम। स्टेम जो है नॉर्मली या तो एरियल होता है, एरियल को आप हिंदी में वायुवीय कहते हैं। वायुवीय का मतलब जो जमीन के ऊपर हो, वायु के संपर्क में हो, इन कांटेक्ट विद एयर, तो इनको एरियल स्टेम कहते हैं। अधिकतर पौधे जो आपने देखे हैं उनका स्टेम एरियल होता है, जमीन के ऊपर होता है, लेकिन कुछ पौधों में ये जमीन के नीचे हो सकता है, जिसको अंडरग्राउंड या भूमिगत तना कहते हैं। तो कोई भी स्टेम या तो एरियल होगा या अंडरग्राउंड होगा। तो या तो आप किसी तने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे या फिर इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये जो ऑब्लिक का साइन आपको दो शब्दों के बीच में कई जगह पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, स्थिति के अनुसार। तो कोई भी स्टेम या तो एरियल होगा या अंडरग्राउंड होगा। अगर उसका तना हरा और कोमल है तो हर्बेशियस कहलाएगा, और अगर उसके तने में लकड़ी पाई जाती है तो वो वुडी होगा। अगर वो बिना किसी सहारे के सीधा रह सकता है तो इरेक्ट होगा, लेकिन अगर उसका तना कमजोर है, किसी का सहारा लेकर ऊपर की तरफ वृद्धि करता है, चाहे किसी बड़े वृक्ष के तने का सहारा ले, किसी स्टेम के किसी ट्री के स्टेम का सहारा ले, या किसी दीवार का सहारा ले, तो वो वीक स्टेम माना जाता है। या तो कोई स्टेम जो है वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में सॉलिड होता है, या फिर उसके सेंट्रल पार्ट में आपको एक हॉलो पार्ट, खोखला हिस्सा दिखता है, तो उसको फिस्चुलर कहते हैं। इसको आप हॉलो भी लिख सकते हैं। तो या तो कोई स्टेम सॉलिड होगा या फिस्चुलर या हॉलो होगा। इसके अलावा कोई भी स्टेम या तो सिलिंड्रिकल होता है, अधिकतर सिलिंड्रिकल ही होते हैं, और इसके अलावा कोई भी स्टेम जो है वो ग्रीन हो सकता है, उसकी सरफेस हेयरी हो सकती है। इसके अलावा वो स्टेम ब्रांच्ड हो सकता है, अनब्रांच भी स्टेम होते हैं बहुत सारे, लेकिन अधिकतर ब्रांच्ड होते हैं, तो ब्रांच स्टेम हो सकता है। तो ये कैरेक्टर्स जो हैं, ये टेक्सोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी जो है वो आप स्टेम के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद लीफ, सबसे ज़्यादा वेरिएशन आपको इसी में मिलेंगे। तो लीफ जो है अगर सीधे सीधे वो मुख्य तने से लगी हुई हैं, मेन स्टेम से पत्तियां लगी हैं, तो उनको कॉलाइन लीव्स कहते हैं, और अगर वो ब्रांचेस पर लगी हैं तो उनको रैमल लीव्स कहते हैं। इसके अलावा लीव्स या तो सिंपल होंगी या कंपाउंड होंगी, या तो सरल पत्ती होंगी या फिर संयुक्त पत्तियां होती हैं। इसके अलावा उनके उसमें और बहुत सारे फर्दर टाइप्स हैं। लीव्स अपने अरेंजमेंट के बेस पर या तो अल्टरनेट होंगी या अपोजिट होंगी। अगर किसी शाखा पर या किसी तने पर पत्तियां दाएं बाएं के अरेंजमेंट में लगी हैं, राइट और लेफ्ट साइड के मैनर में लगी हुई हैं, तो ये अल्टरनेट अरेंजमेंट कहलाता है। लेकिन अगर आमने सामने जोड़े के रूप में पत्तियां लगी हैं तो इसको अपोजिट कहते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड, स्पाइरल और डेक्यूसेट, ये भी कुछ और दूसरे अरेंजमेंट है पत्तियों के, जिसको आमतौर पर फिलोटैक्सी कहते हैं। फिलोटैक्सी मींस अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन प्लांट बॉडी, पौधे पर पत्तियों की व्यवस्था, वो फिलोटैक्सी कहलाती है। इसके अलावा पत्तियों के आधार पर अगर उनका एक छोटा सा अक्ष है जिसको पीटियोल कहते हैं, तो पीटियोलेट लीफ कहलाएगी, और अगर वो पीटियोल नहीं है तो ससाइल लीफ कहलाएगी। इसके अलावा जो पत्तियों का अगला सिरा है, अगर वो नुकीला है तो उसको
एक्यूट एपेक्स कहते हैं, और अगर वो किसी और तरह का दिखता है, दो हिस्सों में बटा है, तो बाइफिड कहेंगे। अगर वो गोलाकार है तो उसको ऑब्ट्यूस एपेक्स कहते हैं। तो जैसी उसकी आकृति होगी उसके अनुसार उसका नाम इस्तेमाल करेंगे। या तो पत्तियों के किनारे बिना किसी कटिंग वाले होते हैं तो उनको एंटायर मार्जिन कहते हैं, और अगर पत्तियों के किनारे बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे लकड़ी काटने की आरी होती है, आपने गुलाब की पत्ती देखी, उसके किनारे बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे लकड़ी काटने वाली आरी, तो इसलिए उसके मार्जिन को सेरेट मार्जिन कहते हैं। इसके अलावा और भी दूसरी टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, लोब्ड मार्जिन, डेंटेट मार्जिन, तो वो भी आपको दूसरी जगह एग्जाम्पल और पढ़ने को मिलेंगे। पत्तियों में जो वेन्स का अरेंजमेंट है, अगर वो एक दूसरे के समानांतर हैं तो इसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं। अगर आपने कोई मोनोकॉट लीफ देखी है, जैसे आपने गन्ने की, गेहूं की, धान की पत्ती देखी है, तो या किसी भी घास की पत्ती देखी है, तो उसमें ये वेन्स का अरेंजमेंट इस तरह से होता है, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समानांतर, तो ये पैरेलल वेनेशन कहलाता है। ये मोनोकॉट का कैरेक्टर है। और अगर आपने किसी डाइकॉट लीफ को देखा है, किसी द्विबीजपत्री पौधे की पत्ती को देखा है, तो उसमें एक मुख्य शिरा होती है, मेन वेन होती है, और एक उसके साथ में बहुत सारी इस तरह की वेन्स निकलती हैं जो एक जाल जैसा बनाती हैं, तो ये रेटिकुलेट वेनेशन कहलाता है। रेटिकुलेट का मतलब होता है जालिकावत शिरा विन्यास, जाल के जैसा अगर वेन्स का अरेंजमेंट है तो इसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं या जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं। तो ये पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट का कैरेक्टर है और रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट का कैरेक्टर है। तो ब्रीफली अगर आपको वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बताने हैं प्लांट बॉडी के लिए, तो उनके लिए नॉर्मली इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिनके बारे में आपको फैमिलीज और क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में बहुत सारी टर्म्स पढ़ने को मिलेंगी। उसमें सबसे पहले आप इन्फ्लोरेसेंस जो है उसको बताते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं पुष्पक्रम। अब इन्फ्लोरेसेंस जो है वो किसी भी पौधे पर शाखाओं पर पुष्पों के समूह की व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। तो किसी भी ब्रांच पर अगर फ्लावर्स के ग्रुप खास तरह से अरेंज रहते हैं तो उसको इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम कहते हैं। ये तीन तरह का हो सकता है, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस और स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। अगर किसी पुष्पीय शाखा, किसी फ्लावरिंग ब्रांच के ऊपरी सिरे पर फ्लावर नहीं है, सिर्फ उसके दाएं बाएं फ्लावर निकल रहे हैं, तो इसको रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। लेकिन अगर शाखा के अगले सिरे पर सबसे पहले फ्लावर निकला है और उसकी लंबाई बढ़ना बंद हो गई है, उसके बाद उसके नीचे नए फ्लावर निकले हैं, तो इसको साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस भी होते हैं जो केवल किसी एक खास फैमिली में पाए जाते हैं, और नॉर्मली ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का मॉडिफिकेशन होते हैं। वर्टिसिलेस्टर, साइथियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको याद रखिएगा। ये दो स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस जो है वो फैमिली लेबिएटी में पाया जाता है, जो तुलसी की फैमिली होती है, और साइथियम इन्फ्लोरेसेंस फैमिली यूफोरबिएसी में पाया जाता है, जो रिसिनस कम्युनिस की या अंडी की फैमिली होती है। तो वहां पर आपको स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस पढ़ने को मिलेंगे। फ्लावर के अपने बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनका इस्तेमाल फैमिली के डिस्क्रिप्शन में टर्मिनोलॉजी के तौर पर होता है। ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट, अगर किसी फ्लावर के आधार पर कुछ वाह्य संरचना लगी है पत्ती के जैसी, जिसको ब्रैक्ट कहते हैं, तो फ्लावर ब्रैक्टिएट कहलाएगा, और अगर वो संरचना नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर कहलाएगा। अगर फ्लावर के आधार पर एक छोटा सा अक्ष है जिसको आप पेडिसिल कहते हैं, तो फ्लावर पेडिसिलेट कहलाएगा, और अगर वो नहीं है तो फ्लावर सेसाइल कहलाएगा। फ्लावर में अगर मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं तो हर्माफ्रोडाइट होता है। मेल पार्ट होता है एंड्रूशियम जो स्टेमन से बना होता है, और फीमेल पार्ट होता है गाइनोशियम जो कार्पल से बना होता है। तो अगर ये दोनों पार्ट किसी फ्लावर में है तो वो फ्लावर हर्माफ्रोडाइट है, और अगर वो केवल ऐसा फ्लावर है जिसमें या तो एंड्रूशियम है केवल या केवल गाइनोशियम है, तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। अगर फ्लावर के सारे पार्ट 3 या 3 के गुणनफल में यानी कि 3 या 3 के मल्टीपल में है तो वो फ्लावर ट्राइमेरस है, यानी कि 3 सेपल हो, 3 पेटल हो, 6 स्टेमन हो, तो ये ट्राइमेरस फ्लावर है। लेकिन अगर उसके सारे पार्ट 4 या 4 के मल्टीपल में है, 4 स्टेमन, 8 पेटल्स, 4 सेपल्स, तो ये डेफिनेटली टेट्रामेरस फ्लावर होगा। लेकिन अगर उसके सारे फ्लोरल पार्ट 5 या 5 के मल्टीपल में है
5 सेपल, 5 पेटल, 10 स्टेमन, तो डेफिनेटली ये पेंटामेरस फ्लावर होगा। ट्राइमेरस फ्लावर मोनोकॉट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक बीजपत्री पौधों का गुण है। और टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर डाइकॉट प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो हैं ये सिमिट्री को बताते हैं फ्लावर की। अगर आपने फ्लावर को बीच से डाइसेक्ट किया है और दाएं और बाएं तरफ जो है दोनों तरफ इक्वल नंबर में, समान संख्या में जो उसके पुष्पीय भाग थे वो बट गए हैं, यानी कि फ्लोरल पार्ट्स डिवाइड हो गए हैं इक्वल नंबर में ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहलाएगा। अगर आप इसको किसी भी प्लेन से डिवाइड करें, हमेशा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, तब एक्टिनोमॉर्फिक कहलाएगा। लेकिन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर वो होता है जो मैक्सिमम एक बार या एक बार भी कभी भी बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं हो पाता है। आप किसी भी प्लेन से उसको डिवाइड कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, किसी भी तरह से आप डिवाइड करिए, कभी भी बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं होता है, तो ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। जो फ्लावर के कैरेक्टर्स हैं इनको टर्म्स की फॉर्म में जो आप यहाँ देख रहे हैं, इनको फ्लोरल फॉर्मूला में भी दिखाते हैं। तो अगर आपको ये टर्म्स क्लियर हैं और इनके आपको सिंबल्स का भी पता है तो आपको फ्लोरल फॉर्मूला लिखने में भी बहुत आसानी रहेगी। इसके बाद आप फ्लोरल पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे, कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम, गायनोशियम को, जिसमें से कैलिक्स जो है वो फ्लावर का सबसे बाहर वाला हरा पत्ती के समान भाग होता है और वो जिन इकाइयों से मिलकर, जिन यूनिट से मिलकर बना होता है उनको सेपल्स कहते हैं। अगर वो सेपल्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, एक दूसरे से फ्री हैं, तो कंडीशन पॉलीसेपेलस कहलाती है। और अगर वो सेपल आपस में जुड़े हैं तो कंडीशन गैमोसेपेलस कहलाएगी। गैमोसेपेलस फ्यूज्ड सेपल की कंडीशन है, ये फ्री सेपल की कंडीशन है। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, आप जब सेपल और पेटल के नंबर को दिखाते हैं फ्लोरल फॉर्मूला में और वो संख्या को आप ब्रैकेट में दिखाते हैं तो आप गैमो वाली कंडीशन दिखा रहे हैं, फ्यूज्ड वाली कंडीशन। और अगर आपने उस संख्या को बिना ब्रैकेट के लिखा है तो आप फ्री वाली कंडीशन को, यानी कि पॉली कंडीशन को दिखा रहे हैं। तो पॉलीपेटैलस, पॉलीसेपेलस, इसमें आप संख्या को बिना ब्रैकेट के लिखेंगे, और गैमोपेटैलस और गैमोसेपेलस, इसमें आप संख्या को ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके बाद आप एस्टिवेशन यानी कि विन्यास बताते हैं। अधिकतर पौधों के कैलिक्स में, पुष्पों के कैलिक्स में या तो वाल्वेट एस्टिवेशन होता है या ट्विस्टेड। आगे के वीडियोस में इसको ज़रा ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करके आपको बताया जाएगा क्या अंतर है। फिलहाल ये टर्म्स आप याद रखिएगा कि जब कैलिक्स या करोला के एस्टिवेशन बताते हैं तो उसमें शब्द वाल्वेट या ट्विस्टेड या क्विंक्विंशियल, इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से करोला का जो डिस्क्रिप्शन है, करोला फ्लावर का कलर्ड पार्ट, जिसको आप आमतौर पर पंखड़ियाँ कहते हैं या जिनको पेटल्स कहते हैं, वो करोला वाला पार्ट है। अब करोला की यूनिट पेटल्स हैं, अगर वो आपस में जुड़ी हैं तो गैमोपेटैलस कंडीशन होगी, और अगर वो एक दूसरे से फ्री हैं तो पॉलीपेटैलस कंडीशन होगी। तो पॉलीपेटैलस, गैमोपेटैलस, ये उनकी फ्री और फ्यूज कंडीशन है। एस्टिवेशन यहाँ पर भी उसी तरह से वॉल्वेट या ट्विस्टेड या क्विंक्विंशियल इस तरह से होगा। इसके बाद एंड्रूशियम वाला पार्ट है, जिसको आमतौर पर हिंदी में आप पुमंग कहते हैं, जो कि नर भाग होता है फ्लावर का, मेल पार्ट होता है। और इसमें जो मुख्य संरचना है उसको कहते हैं स्टैमेन, हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। तो पुंकेसर में नीचे एक फिलामेंट होता है, ऊपर एक एंथर होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। आगे चलकर पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन से मेल गैमीट्स बनेंगे। तो किसी भी एंड्रूशियम वाले पार्ट में जो स्टेमन है, पहले तो आप उनकी संख्या बताएंगे और ये बताएंगे वो स्टेमन एक चक्र में है या एक से ज्यादा चक्र में, यानी कि सिंगल वॉर्ल में है या एक से ज्यादा वॉर्ल में है। और उसके बाद आप ये बताएंगे कि वो स्टेमन एक दूसरे से फ्री हैं या किसी भी तरह से एक दूसरे से या कहीं भी अटैच्ड हैं। तो अगर फ्री स्टेमन है किसी भी फ्लावर के एंड्रूशियम में तो पॉलीएंड्रस कंडीशन कहलाएगी। अगर वो पेटल के साथ जुड़े हुए हैं तो इपीपेटैलस कंडीशन कहलाएगी। अगर स्टेमन के एंथर जो है वो फ्लावर के बाहर की ओर उनका डेहिसेंस, उनका स्फुटन होता है, यानी कि उनसे पॉलन ग्रेन्स बर्स्ट होने के बाद एंथर के बाहर की तरफ निकलते हैं, तो एक्सट्रोड्स स्टेमन है। और अगर वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ फ्लावर के मध्य केंद्रीय भाग की तरफ, सेंट्रल पार्ट की तरफ उनका डेहिसेंस होता है, तो ये इंट्रोड्स स्टेमन कहलाते हैं। अगर स्टेमन के एंथर के
आधार पर उसका फिलामेंट चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो इसको बेसी फिक्स्ड कंडीशन कहते हैं। अगर उसकी डॉर्सल सरफेस पर फिलामेंट जुड़ा हुआ है तो इसको डॉर्सी फिक्स्ड कहते हैं। अगर दोनों एंथर लोब के बीच में फिलामेंट जुड़ा है तो इसको एडनेट कहते हैं। तो ये कंडीशन जो है वो दिखाती हैं कि एंथर के साथ फिलामेंट का अटैचमेंट किस तरह का है। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है वो आप एंड्रोशियम वाले पार्ट में लिखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी और टर्म्स हैं, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे एंड्रोशियम को तो और भी टर्म आएंगी, लेकिन ये बेसिक टर्म्स हैं जो अक्सर आप किसी भी फैमिली के डिस्क्रिप्शन में एंड्रोशियम वाले पार्ट में पढ़ सकते हैं। गायनोशियम, जिसको हिंदी में जायांग कहते हैं, ये फीमेल पार्ट होता है, फ्लावर का मादा भाग है और ये कार्पल से मिलकर बना होता है, लेकिन नॉर्मली आप इसको 3 हिस्सों में देखते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये तीनों मिलकर गायनोशियम बनाते हैं। लेकिन बेसिक जो यूनिट है, जो मुख्य इकाई है गायनोशियम को बनाने वाली, उसको कहते हैं अंडप या कार्पल। तो अगर एक कार्पल से मिलकर बना है गायनोशियम तो मोनोकार्पिलरी, 2 से मिलकर बना है तो बाई कार्पिलरी, 3 से तो ट्राई, और उससे ज्यादा जैसे भी नंबर बढ़ेगा उसके हिसाब से टेट्राकार्पिलरी, पेंटाकार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी आप वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर कार्पल्स आपस में जुड़े हैं तो सिंकार्पस ओवरी कहलाएगी, और कार्पल्स एक दूसरे से फ्री हैं तो एपोकार्पस ओवरी कहलाती है। अगर ओवरी की फ्लावर में पोजीशन सबसे ऊंची है, सेपल, पेटल, स्टेमन सब ओवरी के नीचे से निकले हुए हैं, तो ओवरी सुपीरियर कहलाती है। और अगर ओवरी पोजीशन में नीची है, सेपल, पेटल, स्टेमन ओवरी के ऊपर अरेंज्ड है, ऊपर उसके स्थित है, तो इंफीरियर ओवरी कहलाएगी। तो ये जो कंडीशंस आप देख रहे हैं, टर्मिनोलॉजी जो आप देख रहे हैं, ये नॉर्मली गायनोशियम के साथ इस्तेमाल होने वाली सबसे कॉमन टर्मिनोलॉजी है। 2 टर्म्स और हैं यहाँ पर, मोनोलॉक्यूलर और बाइलॉक्यूलर। लॉक्यूल का मतलब होता है चैम्बर, तो किसी भी ओवरी के अंदर कितने चैम्बर हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए इन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर उसमें 1 चैम्बर है तो मोनोलॉक्यूलर ओवरी, अगर उसमें 2 चैम्बर है तो बाइलॉक्यूलर ओवरी। ये जो 4 पार्ट हैं, बल्कि 5 पार्ट हैं, फ्लावर, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, इनकी टर्मिनोलॉजी आपको खासतौर से बहुत अच्छी तरह समझनी है, क्योंकि जब आप फ्लोरल फार्मूला पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उसमें जितने सिंबल इस्तेमाल होते हैं वो सारे इन्हीं डिस्क्रिप्शन की टर्मिनोलॉजी पर आधारित होते हैं। तो अगर आपको ये टर्म्स एक बार समझ में आ गई तो आपको फ्लोरल फार्मूला लिखना भी समझ आ जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझेंगे और उसके साथ फ्लोरल कैरेक्टर्स को एक नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और ज़्यादा बेहतर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर आपके लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम और फैमिलीज वाला जो पार्ट है उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। तो प्लीज़ जुड़े रहिए रेहांस बायोलॉजी से, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो टेक्सोनॉमिकल पार्ट आपका सिलेबस का है उसको शुरू करने से पहले इस तरह के वीडियोस को ज़रूर ध्यान से देखिए ताकि आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आए और आगे के जो आपके यूनिट में दूसरे टॉपिक्स हैं फैमिलीज़ के और क्लासिफिकेशन के, वो आप अच्छे से तैयार कर सकें।